नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट HAPS पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में संचालित होता है? हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट HAPS ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। न्यूज में अभी क्यों है, CSIR राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला NAL ने HAPS पर सफल परीक्षण किया है, जो मानव रहित हवाई वाहन UAV प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह एक सौर ऊर्जा संचालित UAV है। यह सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और महीनों अथवा वर्षों तक समताप मंडल, जिसकी पृथ्वी की सतह से जो दूरी होती है 6 से 50 किलोमीटर तक होती है, में बना रह सकता है। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स GBFF की पहली परिषद बैठक किस शहर में आयोजित की गई? इन विच सिटी वाज द फर्स्ट काउंसिल मीटिंग ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन DC। प्रतिनिधियों ने GBFF के कार्यान्वयन के लिए नियम निर्धारित किए, जिसे पार्टियों के 15वें सम्मेलन 2022 में हुआ था, COP15 के दौरान प्रस्तावित किया गया था। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की 66वीं परिषद बैठक के हिस्से के रूप में आयोजित बैठक में COP15 में अपनाए गए कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धन सुरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। फंड कितना है? $200 बिलियन का। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑन विच हिल इज द फेमस कामाख्या टेम्पल लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीलाचल पहाड़ियां। असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अंबुबाची मेला इस मंदिर के प्रमुख उत्सवों में से एक है। अभी न्यूज में क्यों है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना की आधारशिला रखी है। इस परियोजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल PM डिवाइन योजना के तहत स्वीकृति दी गई है। गुप्तेश्वर वन किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द गुप्तेश्वर फॉरेस्ट लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ओडिशा के कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटे हरे भरे गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह जंगल 350 हेक्टेयर सीमांकित क्षेत्र को कवर करता है। यह जंगल स्तनधारियों की 28 प्रजातियों सहित कम से कम 608 पशु प्रजातियों का घर है। 2024 के पाकिस्तानी आम चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती है? विच पार्टी हैज वन मैक्सिमम सीट्स इन द 2024 पाकिस्तानी जनरल इलेक्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, PMLN। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 336 सीटें हैं, लेकिन सीधे चुनाव केवल 266 सीटों पर कराया गया। इसके अलावा 4 प्रांतीय विधानसभाओं के 593 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी मतदान कराया गया। कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। यह पाकिस्तान के इतिहास का 12वां आम चुनाव था। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की PMLN ने नेशनल असेंबली में 123 सीटें जीती है। जेल में बंद इमरान खान की PTI समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों ने कुल 93 सीटें हासिल की। तीसरे नंबर पर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP, इसे मिली है 73 सीटें। यदि आप 70वीं BPSC परीक्षा के करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। 2020 से लेकर के 2022 तक सिर्फ करंट अफेयर्स का PDF कोर्स ही एमपीएन एकेडमी ऐप पर उपलब्ध था, जिसमें हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सभी एग्जाम्स की डिटेल। 68वीं और 69वीं BPSC के लिए, जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया गया करंट अफेयर्स के अलावा। और 30 से बढ़ करके ये टैली चला गया है 45। और इस बार 70वीं BPSC के लिए हमने NCERT का कोर्स लॉन्च किया है और असली धमाका होगा 2024 में। तीनों कोर्स मिला करके 70वीं BPSC में हमारा टैली का टारगेट है 120, यानी 150 में से 120 प्रश्न टैली करना है और सिलेक्शन को पक्का करना है। दोस्तों इन एग्जाम्स में एमपीएन एकेडमी ऐप से टैली किए गए सारे प्रश्नों की पूरी डिटेल वीडियो के रूप में आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? 3 तरह के कंटेंट मिलेंगे। वीकली करंट MCQs नेशनल और इंटरनेशनल का,
एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। कुल 50 पीडीएफ के लगभग आपको साल भर में प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स, नेशनल और इंटरनेशनल के 12 पीडीएफ मिलेंगे, हर एक महीने का एक पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा, कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर लेंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ भी। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, कुल 7 घंटे। इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का करंट अफेयर्स आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। एमपीएन एकेडमी ऐप पर 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, बिल्कुल न्यू बीपीएससी और यूपीएससी स्टाइल वाले एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। टोटल 36 सेट मिलेगा आपको, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और एक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। दूसरा टेस्ट है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, होल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा। एक टेस्ट में 120 प्रश्न रहेंगे और सेट की संख्या रहेगी 25। दोनों टेस्ट सीरीज आपको निगेटिव मार्किंग के साथ उपलब्ध है। आपको 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए, इस तरह का लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी देने के बाद ऐप खुलेगा। स्टोर सेक्शन में नीचे चले जाइएगा, वहां पर आपको कोर्सेस मिलेंगे। 3 प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स 70वीं बीपीएससी के लिए, टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के एनसीईआरटी और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। कोर्स पर क्लिक करते ही नीचे पेमेंट का लिंक मिलेगा। बहुत ही मामूली शुल्क के साथ ये टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पेमेंट करते ही कंटेंट सेक्शन में आपको सारे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का एकल खिताब किसने जीता? Who won the singles title of Chennai Open Tennis Tournament 2024? The right answer is option number B, सुमित नागल। 2024 चेन्नई ओपन चैलेंजर हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला एक पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट था। यह टूर्नामेंट का 4था संस्करण था, जो 2024 एटीपी चैलेंजर टूर का हिस्सा था। यह चेन्नई में आयोजित हुआ था। फाइनल में भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने इटली के लूका नार्दी को हराकर अपना 5वां चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीता। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पर्थ। इसका आयोजन 9 से 10 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया। भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। आयोजन मुख्यतः भारतीय विदेश मंत्रालय के इंडिया फाउंडेशन द्वारा वार्षिक तौर पर आयोजित किया जाता है। इस संस्करण का विषय एक अस्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर था। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसके आयोजन की शुरुआत 2016 में सिंगापुर से हुई थी। 6ठा सम्मेलन जो पिछले साल हुआ था मई में, वो बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया था। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new Prime Minister of Kazakhstan? The right answer is option number B, ओल्जास बेक्टेनोव। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ ओल्जास बेक्टेनोव को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 43 साल के बेक्टेनोव इससे पहले भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के प्रमुख थे। कजाकिस्तान एक मध्य एशियाई देश और पूर्व सोवियत गणराज्य है। इसकी राजधानी है अस्ताना और इसकी मुद्रा है टेंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दुबई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में 12 से 14 फरवरी के बीच आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 25 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस वर्ष भारत, तुर्की और कतर को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। भारत की ओर से पीएम मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस वर्ष का थीम क्या था? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, यानी भविष्य की सरकारों को आकार देना। 2024 में कितनी हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी पर्सनालिटीज हैव बीन ऑनर्ड विद द भारत रत्न अवार्ड इन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5। 2024 में भारत रत्न पुरस्कारों की कुल संख्या अब तक 5 है, जो किसी भी वर्ष के लिए सबसे अधिक है। कौन कौन शामिल है इसमें? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा।
क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? बीपीएससी से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन से संबंधित स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है, उसका सिलेबस और टॉपर का रिजल्ट भी एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। 12 से 16 फरवरी तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट AIPDM का आयोजन किया गया। इस बार इस मीट की मेजबानी किया गया RPF के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल। पिछली बार अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट भोपाल में आयोजित की गई थी। किस राज्य की विधानसभा ने 2 नए जिले केई, पन्योर और बिचौम बनाने के लिए विधेयक पारित किया? Which states assembly passed a bill to create 2 new districts, केई, पन्योर एंड बिचौम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। विधानसभा ने अरुणाचल प्रदेश जिलों का पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया, जिससे 2 नए जिलों केई, पेन्योर और बिचौम के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब केई पेन्योर जो है इसका मुख्यालय है याचुली, निचले सुबनसिरी जिले को विभाजित करके बनाया जाएगा, जबकि बिचौम जिला जिसका मुख्यालय रहेगा नेपांगफुंग, पूर्वी कामेंग के लाडा सर्कल और नाफरा एक ADC से अलग किया जाएगा। मुख्यालय पश्चिम कामेंग जिले में है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में जिलों की कुल संख्या बढ़कर हो जाएगी 27। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी किसने की? हु होस्टेड सैफ अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। भारत को मेजबान बांग्लादेश के साथ चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। 8 फरवरी को टूर्नामेंट के फाइनल में दोनों टीमों ने निर्धारित समय में एक एक गोल और पेनल्टी शूटआउट द्वारा 11-11 गोल किए। सभी मैच बांग्लादेश के ढाका में BSSS मुस्तफा कमाल स्टेडियम में खेले गए। सैफ का मुख्यालय कहाँ है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? इन विच सिटी हैज साउथ इंडिया कल्चरल सेंटर बीन स्टैब्लिश्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। संगीत नाटक अकादमी द्वारा अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 12 फरवरी को इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही भारत कला मंडपम ऑडिटोरियम का भी शिलान्यास किया गया। इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? इरेडा हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूट फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, IIT भुवनेश्वर। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT भुवनेश्वर के साथ एक समझौता किया है। इरेडा एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? हु वन द ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अंडर 19 विश्व कप का यह मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के विलोमुर पार्क बेनोनी में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान थे उदय सहारन, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी की थी ह्यूज विबजैन ने। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 विश्व कप टूर्नामेंट के फाइनल में पहली बार भारत को हराकर कुल चौथा खिताब जीता है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन भारत के उदय सहारन, जो कि कप्तान थे, ने बनाया, जबकि सर्वाधिक विकेट दक्षिण अफ्रीका के क्वेना मफाका ने लिया। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन हैं? हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब ने देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। नेशनल कोएलिशन पार्टी उम्मीदवार स्टब को कुल 51.6% वोट मिले, जबकि हाविस्टो को 48.4% वोट मिले। स्टब ने 2014-15 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। उत्तरी यूरोप देश फिनलैंड की सीमा 3 देशों से लगती है, स्वीडन, नॉर्वे और रूस। इसकी राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है?
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्वयं स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने नई सरकारी योजना स्वयं के तहत राज्य के युवाओं को 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना। इस योजना के तहत पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इस योजना के तहत राज्य के 18 से 35 वर्ष तक के युवा पात्र होंगे। इसके तहत 2 वर्षों में 672 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? काजी नेमू हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट फ्रूट ऑफ विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने घोषणा की कि काजी नेमू साइट्रस लिमोन को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। यह नींबू की किस्म का एक फल है। काजी नेमू को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रंजीत कुमार अग्रवाल। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की शीर्ष संस्था ICAI ने रंजीत कुमार अग्रवाल को अध्यक्ष और चरणजोत सिंह नंदा को उपाध्यक्ष चुना है। रंजीत कुमार ICAI के 72वें अध्यक्ष बने हैं। IRCTC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संजय कुमार जैन। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी CA संजय कुमार जैन ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने इससे पहले मुंबई के मंडल रेल प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है। IRCTC भारतीय रेलवे के लिए टिकट, खानपान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। इसे 2019 से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में सूचीबद्ध किया गया है। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने 15 फरवरी को गुवाहाटी असम में प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी IT, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया गया। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट विद द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, BPCL। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए भारत पेट्रोलियम यानी BPCL के साथ समझौता किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत हवाई अड्डा परिसर में 1000 किलोवाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। कोच्चि एयरपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है? विच क्रिकेट स्टेडियम हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर निरंजन शाह? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। यह गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्रिकेट प्रशासक और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। BCCI के पूर्व सचिव निरंजन शाह ने 1965 से 1975 तक प्रथम श्रेणी के मैच खेले थे। आइए अब UPSC स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। नागोया प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नागोया प्रोटोकॉल। सही उत्तर चुनना है। इसे दक्षिण कोरिया में COP10 में अपनाया गया था, गलत है। इसे नागोया जापान में COP10 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे को बढ़ावा देना है, सही है। इस फ्रेमवर्क में वर्ष 2025 तक हासिल करने हेतु 4 लक्ष्य तथा वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 23 लक्ष्य शामिल है, यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। अभी न्यूज में क्या है? पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की लगभग 11,000 प्रजातियों के साथ समृद्ध जैव विविधता का दावा करने वाले मध्य अफ्रीकी देश कैमरून ने हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत एक समझौते, पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है। परिसीमन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेलिमिनेशन कमीशन।
सही उत्तर चुनना है। अनुच्छेद 32 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है, बिल्कुल सही है। पहला परिसीमन कार्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की मदद से वर्ष 1950-51 में किया गया था, यह भी सही है। लोकसभा की राज्यवार संरचना में परिवर्तन लाने वाला अंतिम परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 1976 में पूरा हुआ, यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। परिसीमन का अर्थ होता है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया परिसीमन आयोग द्वारा की जाती है। अभी न्यूज में क्या है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर किया जाना है। आप सभी जान रहे हैं कि वर्ष 2021 का जो जनगणना है वो डिले हो गया है, पहले तो कोविड के कारण से, फिर केंद्र सरकार की मंशा के कारण से। अब ये लोकसभा चुनाव के बाद ही हो पाएगा, तो इसमें डिले होना तय है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सही उत्तर चुनना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 और 5 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है, बिल्कुल यह सही है। NFHS 5 के अनुसार शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टलिटी रेट 32 प्रति 1000 जीवित जन्म है, यह भी सही है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय पुरुष के लिए औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं के लिए 74 वर्ष अनुमानित की गई है, यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। न्यूज में अभी क्यों है, संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2030 तक हो जाएगी 1.46 बिलियन यानी अरब, जो विश्व की अनुमानित आबादी की 17% होगी। छठी अनुसूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 6th शेड्यूल। सही उत्तर चुनना है। यह कुछ अनुसूचित जाति क्षेत्रों को स्वायत्त संस्थाओं के रूप में प्रशासन प्रदान करता है, गलत है यह जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, अनुसूचित जाति से नहीं। यह उत्तर पूर्व भारत के 4 राज्यों में लागू है, बिल्कुल सही है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वर्तमान में भारत में छठी अनुसूची के 10 जिले हैं कुल, यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही है। अभी न्यूज में क्यों है, छठी अनुसूची के कार्यान्वयन, राज्य का दर्जा, भूमि और नौकरी की सुरक्षा की मांग को लेकर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA और लेह अपेक्स बॉडी LAB द्वारा बुलाए गए लेह चलो आंदोलन में तख्तियां लिए लोगों ने हिस्सा लिया। लद्दाख में शिक्षक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने भी प्रदर्शन का समर्थन किया है। वायुमंडलीय नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एटमॉस्फेरिक रिवर। गलत उत्तर चुनना है। इसे स्ट्रॉबेरी एक्सप्रेस तूफान के रूप में भी जाना जाता है, गलत है यह। इसे पाइन एप्पल एक्सप्रेस तूफान के रूप में जाना जाता है। यह वायुमंडलीय आर्द्रता युक्त वायु का एक विस्तृत संकीर्ण बैंड है जो उष्णकटिबंधीय से उच्च अक्षांशों तक महत्वपूर्ण मात्रा में जल वाष्प यानी वाटर वेपर पहुंचाता है, यह सही है। यह अमेरिका के पूर्वी तट में भारी वर्षा का कारण बनता है, नहीं पूर्वी तट नहीं बल्कि पश्चिमी तट। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 गलत है, दूसरा सही है। न्यूज में अभी क्यों है, अमेरिका के पश्चिमी तट विशेष रूप से कैलिफोर्निया एक असाधारण मौसमी घटना का सामना कर रहा है जिसे वायुमंडलीय नदी यानी एटमॉस्फेरिक रिवर के रूप में भी जाना जाता है। इसकी क्षमता संबद्ध क्षेत्र में 8 ट्रिलियन गैलन तक बारिश करने की है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ अलग अलग एम्पियन अकेडमी ऐप पर मिलेगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030। सही उत्तर को चुनना है। इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया है, सही है बिल्कुल।
भारत की तेल मांग 2023 तक लगभग 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन बढ़ने वाली है। गलत है यह। भारत की तेल मांग वर्ष 2023 तक 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन बढ़ने वाली है। भारत वर्तमान से वर्ष 2030 के मध्य वैश्विक तेल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा और वर्ष 2027 तक चीन को भी पीछे छोड़ देगा। यह बिल्कुल सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही है। यह वृद्धि वर्ष 2030 तक 3.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की अपेक्षित वैश्विक मांग वृद्धि का 1/3 से अधिक है। भारत की वर्ष 2023 में कुल तेल मांग का अनुमान कितना रहेगा? 5.48 बैरल प्रतिदिन से बढ़ के हो जाएगा 6.64 मिलियन बैरल प्रतिदिन। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।